तो हेलो यारो, मेरा नाम है सागर। तुम लोग देख रहे हो इस सिने कॉमिक्स और आज की इस वीडियो में मैं द लास्ट रॉडिन का सेकंड इशू पूरा कवर करने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले रीकैप। पिछले इशू में हमें पता चला कि हमारा लास्ट रॉडिन असल में और कोई नहीं बल्कि माइकी यानी कि माइकल एंजेलो है। हमने देखा कि वो किन मुश्किलों से गुजरते हुए फुट क्लैन के आखिरी वारिस और को हिरोटो के टावर तक पहुंचा, पर वो हिरोटो के एकदम नजदीक पहुंचने के बावजूद उसे मारने में नाकाम रहा। पर इन सब के चलते वो खुद मौत के करीब पहुंच गया, बट एक जाने पहचाने चेहरे की मेहरबानी माइकी किसी तरह जिंदा बच गया। अब आगे। अप्रैल अपने कमरे में बिस्तर पे लेटी उस दिन के बारे में सोच के रोने लगती है जिस दिन ये सब कुछ शुरू हुआ था। अप्रैल और केसी उस दिन बहुत खुश थे। वो दोनों डिनर रेडी करके बस उन लोगों का इंतजार कर रहे थे, उनको ये खुशखबरी देने के लिए कि वो दोनों शादी कर रहे हैं। केसी अप्रैल से कहता है, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा तुमने हाँ कह दिया। मैं जिस तरह से बड़ा हुआ, मेरी पूरी ज़िंदगी में मुझे किसी ने खुद के अलावा दूसरों के बारे में सोचना नहीं सिखाया, जो कि ये मुझे अभी कहने में अजीब लग रहा है क्योंकि मेरी कोई ज़िंदगी ही नहीं होती अगर तुम और वो लोग ना होते। जिससे मुझे याद आया कि वो लोग है कहाँ। अप्रैल जवाब में कहती है, हाँ सही में ऐसे लेट करना तो उनकी आदत नहीं है। मैं डॉनी को कॉल करके देखती वो लोग कहाँ है। अप्रैल डॉनी को कॉल करने ही वाली होती है कि तभी रैफ दरवाजे को तोड़ के घर में घुस जाता है। उसके पूरे शरीर पे चोटों के निशान थे। अप्रैल उससे कुछ भी पूछ पाए उससे पहले ही वो खुद ही कहता है कि उन्हें एम्बुश किया गया था, और ये कह के वो टेबल पे रखे खाने को इधर उधर फेंकने लगता है। उधर पीछे से माइकी और डॉनी, जिनकी खुद की हालत भी रैफ से कुछ बेहतर नहीं थी, वो एकदम ही बुरी तरीके से जख्मी मास्टर स्प्लिंटर को कमरे में लाकर टेबल पे लेटा देते हैं। मास्टर स्प्लिंटर की हालत देख केसी गुस्से में उनसे पूछता है कि उनको किसने एम्बुश किया था। माइकी उसे जवाब में कहते हैं कि वो सभी यहाँ आने के लिए बस निकले ही थे कि तभी फुट के निंजास ने उन पर चारों तरफ से हमला कर दिया कि लियो पीछे ही रुक गया उनको वहां से निकलने का मौका देने के लिए। केसी अपना बैट उठाता है और रैफ को उसके साथ चलने के लिए कहता है, हमें लियो को सही सलामत वापस लाना होगा। हाँ बिल्कुल, इस शहर के हर एक फुट को अब पता चलेगा कि आज रात उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है, रैफ केसी से कहता है। पर वो दोनों कुछ भी कर पाए उससे पहले ही लियो भी घर तक पहुंच जाता है और सभी के पूछने पर वो बताता है कि वो किसी तरह उन लोगों से अपना पीछे छुड़ा के भाग आया है। केसी लियो से पूछता है, उस समझौते का क्या हुआ? मुझे तो लगा था कि हम ये सब पहले ही पीछे छोड़ चुके हैं। जिसके जवाब में लियो कहता है, अगर सच कहूँ तो मैं इस बात से ज़्यादा हैरान हूँ कि यह समझौता इतने लंबे समय तक टिका रहा। इधर अप्रैल घर में रखे दवाइयों से मास्टर स्प्लिंटर को उससे जितना हो सके उतने अच्छी तरह ट्रीट करने की कोशिश करती है। वो लियो से कहती है कि उससे जितना हो सका उसने किया, पर इतना काफ़ी नहीं होगा, कि स्प्लिंटर को एक असली और प्रॉपर डॉक्टर की ज़रूरत है, वरना उनकी जान भी जा सकती है। वहाँ स्प्लिंटर अपनी पूरी जान जुड़ा के सभी से कहते हैं कि ओरुको और हमाटोस के बीच जंग कभी न कभी होना ही था, लेकिन कारा ही इस बार इस जंग को ख़त्म करने के इरादे से आई है। माइकी रोते हुए उन्हें कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, कि फ़िलहाल उन्हें चुप करके आराम करना चाहिए। लेकिन इस बीच रैफ बिना किसी की नज़रों में अकेले वहाँ से निकल जाता है। वापस आज पे आते हुए अप्रैल उठ के बिस्तर पर बैठ जाती है और पास में रखा अपना प्रस्तरिक आर्म उठा के अपने दूसरे हाथ की जगह लगा लेती है। वो फिर से अपना हाथ बढ़ाती है और इस बार एक प्रोस्थेटिक लेग उठा के अपने दोनों हाथों से उसे लगाने चाहती है, पर किसी वजह से वो लगता नहीं और पैर से निकल के उसे थोड़ी ही दूर जाके गिर जाता है। अप्रैल उतनी दूर चल के जा नहीं सकती थी, इसलिए वो बिस्तर पर ही बैठी रहती है और केसी को मदद के लिए बुलाती है। वहाँ किचन में माइकी अपने ही ख्यालों में खोया हुआ एक माचिस जलाता है और उसके बुझने तक बस उसे देखता रहता है कि तभी पास से डॉनी कहता है, ये अप्रैल के पूरे जिंदा रहने वाली चीज़ बहुत अजीब है ना? लियो जवाब में कहता है, हाँ मुझे तो अब भी अजीब लग रहा है कि उस हादसे के बाद कोई भी जिंदा बचा है। माइकी फिर से एक माच जलाता है और उससे स्टोव चालू करता है। वो बाकियों से कहता है कि उसे आखिरी चीज़ जो याद है वो एक धमाका था। फिर अगली बार जब उसने अपनी आंखें खोली वो काफ़ी ही बुरी हालत में था। कई दिनों तक उसे कुछ भी याद नहीं आया। इतने में बाकी तीनों आपस में बहस करने लग जाते हैं, क्योंकि कुछ ही देर में माइकी के लिए सब बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होने लगता है। माइकी गुस्से में उनसे कहता है, कभी काफ़ी नहीं होता, तुम लोगों के लिए कभी भी काफ़ी नहीं होता। हाँ, कम से कम मैंने हार का पहला स्वाद चखते ही खुद को मारने के बारे में तो नहीं सोचा था, रैफ माइकी का मजाक उड़ाते हुए कहता है। माइकी ये सुन के और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और स्टोव पे रखा केटल उसकी तरफ फेंकते हुए कहता है, तू एक नंबर का गधा है। तूने हमेशा हम सभी की जिंदगी अपने बारे में बना के रखी। मैंने वो हर एक लड़ाई लड़ी जो तूने लड़ी है, यहाँ तक कि वो बेमतलब वाले भी जो तूने शुरू किए थे, और फिर भी तो यहाँ बैठ कर मुझे जज कर रहा है। तुझे पता था मेरा ये टावर वाला मिशन कैसा है। शुरुआत से ही ये मिशन सिर्फ एक ही तरीके से ख़त्म हो सकता था, हमारे डैड के लिए, हमारी फैमिली के लिए, हमारे ऑनर के लिए। माइकी शांत होकर जब उस टेबल की तरफ देखता है वहाँ कोई नहीं होता। उसे याद आता है कि उसके भाई तो बहुत पहले ही जा चुके हैं और ये लोग बस उसके खुद के दिमाग की बनाए कल्पनाएं हैं जो खुद से ही बात करते हैं। माइकी उस केटल को फिर से स्टोव पर चढ़ाता है और साथ ही साथ 4 कप तैयार करता है। वो पास में रखे टी पॉट में चाय बनाता है और उन कप्स को भरने लगता है। देखो, मुझे वही मर जाना चाहिए था। उतनी ऊंचाई से गिरने के बाद किसी को भी जिंदा नहीं होना चाहिए, पर किसी तरह मैं हूँ जिंदा, अगली लड़ाई के लिए तैयार।
मैंने बस एक लड़ाई हारी है, पर जंग अब भी जारी है। हम सभी से बहुत कुछ छीना गया है, पर और नहीं। मैं वो काम ख़त्म करूंगा जो हम सभी ने मिलकर शुरू किया था, जिस काम के लिए मास्टर स्प्लिंटर ने हमें बचपन से तैयार किया था। आखिरी ओरुको ज़रूर मरेगा। और ये कह के माइकी वो दिन याद करता है जिस दिन उसने अपने पहले भाई को खोया। रैफ चुपके से अप्रैल के घर से निकल जाता है और गुस्से में फुट निंजास को ट्रैक करते हुए काराई और उसके फुट निंजास के आर्मी तक पहुंचता है। काराई उसके फुट निंजास के टर्टल्स को मारने की नाकामी पर गुस्सा कर रही होती है, क्योंकि उसे पता था कि उनकी इस हार से आगे क्या होने वाला है। वहाँ रैफ बिना किसी प्लान के गुस्से में फुट निंजास की उस पूरी आर्मी पे कूद पड़ता है और सभी को चीरते हुए काराई की तरफ बढ़ने लगता है। उसके सामने 5 आते, 10 आते या 20, वो उन सभी को मारता जाता। अगर उसे एक चोट लगती तो उसके जवाब में वो 10 फुट निंजास की जान लेता। वो लड़ते हुए अपनी पूरी जोर से चीखते हुए काराई को लड़ने बुलाता है और आखिरी फुट सोल्जर के गिरते ही वो बाहर आती है। रैफ अपने साई और काराई अपने कटानास के साथ, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर एक के बाद एक वार करते रहते हैं। काराई अपना एक कटाना रैफ के पीठ में घुसा देती है और रैफ अपना एक साई काराई के हाथों में। काराई एक आखिरी वार के साथ रैफ को ख़त्म करने की कोशिश करती है, पर वो चूक जाती है। अब मेरी बारी, रैफ चिल्लाते हुए काराई से कहता है और पूरी जोर से उसे दोनों हाथों से पकड़ के पानी में कूद जाता है। काराई खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करती है, पर रैफ उसे किसी भी हाल में छोड़ने नहीं वाला था। दोनों ही एक दूसरे को पहले ख़त्म करने की उम्मीद में लड़ते रहते हैं और ऐसे ही छटपटाते हुए काराई के हाथों में रैफ के पैरों पर लगी एक कुनाई लगती है, जिससे वो किसी तरह खुद को छुड़ा लेती है। वहाँ रैफ अपने दूसरे साई के साथ काराई को मारने के लिए तैयार होता है। इधर रैफ अपना साई काराई के पीठ में घुसा देता है और उधर काराई उस कुनाई को रैफ के सीने में। और इस आखिरी हमले के साथ रैफ अपना मिशन पूरा कर बहते हुए हमेशा के लिए पानी की गहराइयों में चला जाता है। माइक की टेबल के सामने खड़े अकेले ये सब सोच रहा होता है कि तभी अप्रैल किचन में आती है और माइकी को वहाँ देख डांटने लगती है। इस हालत में उसे बिस्तर से बाहर नहीं आना चाहिए। माइकी उसे जवाब में कहता है, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने तो चाय बनाई है, आई होप तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अप्रैल उससे कहती है, बिल्कुल नहीं, मेरे यहाँ रहने आने से पहले तो ये तुम लोगों का ही घर हुआ करता था और ये चाय भी तब की ही है जब तुम लोग यहाँ रहा करते थे। उम्मीद है कि अब भी खाने लायक होगा। ये कहते हुए अप्रैल पॉट से अपने लिए चाय लेती है, पर तभी माइकी को कुछ अजीब सा दिखता है। वो कुछ देर तक अप्रैल को घूरता रहता है, पर जैसे ही वो उससे कुछ पूछने वाला होता है, अप्रैल उससे कहती है, क्या मेरा ये हाथ ऐसा ही एक सेम्पेयर के लिए भी है? हम सबकी आखिरी मुलाकात क्या याद है? खैर बीती बातों को छोड़ो, तुम्हें अंदाज़ा नहीं मैं तुम्हें जिंदा देख कितनी खुश हूँ माइकी। हमें बहुत सारी बातें करनी है, पर ब्रेकफास्ट के बिना नहीं। और ये असली अंडे हैं बाय द वे, वो सिंथेटिक कचरे नहीं जो हम आमतौर पर खाते हैं। ब्लैक मार्केट की मेहरबानी, जिससे मुझे याद आया कि रास्ते पे खबर फैली कि तुमने हिरोटो के एम्पायर को बहुत बुरी तरह हिला के रख दिया है। माइकी ये सुन के अप्रैल से कहते हैं कि ऐसा करने का भी उसका प्लान था ही नहीं, कि वो अभी तक जो कुछ भी हुआ वो सब प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अगर बचपन में मैं उतनी ऊंचाई से गिरता तो मैं अब तक मर चुका होता। लेकिन अप्रैल माइकी को रोकते हुए कहती है, देखो मैं डोनाटेलो तो नहीं हूँ, पर ये समझने में किसी जीनियस की ज़रूरत नहीं कि बीते सालों में तुम्हारा म्यूटेशन बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। तुम साइज़ में कई ज़्यादा बड़े हो, स्ट्रांग हो और तुम्हारा शरीर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड से हील हो रहा है। माइकी अप्रैल से कहता है कि उसे अभी भी सब कुछ धुंधला सा दिख रहा है, कि उसे याद तक नहीं कि वो यहाँ पे पहुँचा कैसे। अप्रैल उससे कहती है, अभी अपने दिमाग को थोड़ा आराम दो, कैसी ब्रेकफास्ट तैयार है। माइकी को ये सुनकर जैसे झटका सा लगता है। वो अप्रैल से पूछता है, रुको, कैसी भी जिंदा है? कि तभी कमरे में एक लड़की चलती हुई आती है और अप्रैल माइकी से कहती है, माइकल एंजेलो, मैं चाहती हूँ तुम मेरी बेटी से मिलो, केसी मैरी जोन्स। केसी माइकी से कहती है कि वो दोनों पहले मिल चुके हैं, बस तब वो अपने ही खून में बेहोश पड़ा हुआ था। माइकी पूरी तरह से कन्फ्यूज उसकी तरफ देखते हुए कहता है, केसी? हाँ मैं ही हूँ, और तुम वो मजाकिया वाले हो ना? केसी माइकी से मजाक में पूछती है। लेकिन जहाँ अप्रैल के घर में हंसी मजाक का माहौल बन रहा था, वहाँ टावर में हिरोटो खुद को आने वाली जंग के लिए तैयार कर रहा था। हिरोटो ये बात समझ चुका था कि उस लड़ाई के बाद रोनिन की हालत खराब होगी और वो ज़रूर कहीं छुपा हुआ होगा। इसलिए वो कैप्टन फुकुडा से कहता है कि उन्हें रोनिन को ढूंढने की स्ट्रैटेजी बदलनी होगी। हमारे सभी सोल्जर से पूरे शहर और उसके बाहर का हर एक कोना छानने के लिए कहो, और जैसे ही वो गंदा जानवर हाथ लगे उसे ऐसे ख़त्म करो कि लोगों के दिल और दिमाग में वो हादसा हमेशा के लिए छप जाए। अब जाओ अपने काम पे लगो। और हाँ फुकुडा, तुम उस जानवर को पहली बार में ढूंढ नहीं पाए, ठीक है, तुम अभी नए नए कैप्टन बने हो तो मैं तुम्हारी पहली गलती माफ़ करता हूँ, पर ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। दोबारा हार के वापस आने की कीमत वही होगी जो तुमसे पहले रह चुके कैप्टन ईकुसा ने चुकाई थी, ये बात याद रखना। वहाँ अप्रैल के घर ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद माइकी अप्रैल से खाने के लिए थैंक्स कहता है। वो उसे बताता है कि वो ऑलमोस्ट भूल ही गया था कि असली खाना किसे कहते हैं। अप्रैल माइकी को वेलकम कहती है कि तभी केसी माइकी से मजाक में कहती है कि वो रॉक बॉटम पे बस कुछ फैंसी खाने की उम्मीद ना करे। माइकी दोनों से पूछता है कि ये रॉक बॉटम क्या है। अप्रैल जवाब में कहती है कि एक निक नेम है।
न्यूयॉर्क अब 3 हिस्सों में बट चुका है, टॉप, मिडिल और बॉटम। रॉक बॉटम पुराना स्ट्रीट लेवल है, मतलब वो लोग अभी जहाँ पे है। केसी अप्रैल की बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है कि यहाँ उन जैसे लोग ही रहते हैं जो रेजिस्टेंस के पार्ट है। अप्रैल केसी को वही रोक देती है और कहती है कि इन सब के बारे में हम उसे बाद में बताएंगे, अभी उसे आराम की ज़रूरत है, तो फिलहाल उसे कुछ साफ चादर दो ताकि वो सो सके, ठीक है। केसी अप्रैल की बात मान लेती है और माइकी को उसके साथ चलने के लिए कहती है। केसी माइकी को लेकर जिम में आती है। माइकी उससे पूछता है, तो केंडो हाँ? केसी कहती है, हाँ बचपन से, और दूसरी चीज़ें भी। वेल सच कहो तो सीखना ही पड़ता है जब तुम ऐसे बेकार जगह पे बड़े होते हो। एंड बाय द वे, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा तुम मेरे सामने खड़े हो। मैं बचपन से तुम लोगों की कहानियाँ सुनते आ रही हूँ। मॉम ने तुम्हारी पुरानी पिक्चर्स भी दिखाई थी मुझे। मेरे लिए तुम किसी स्टोरी बुक हीरो से कम नहीं हो। मैंने जितना हो सके उतना मार्शल आर्ट सीखने की भी कोशिश की, ऑफ कोर्स खुद से ही, पुराना ट्रेनिंग वीडियोस देख के या कहीं से पढ़ के। और केसी ऐसे ही बात करते करते एक टेबल की तरफ बढ़ती है और उस पर रखा कपड़ा हटाती है, जहाँ वो सारी चीज़ें रखी थी जो माइकी ने खुद को मारने से पहले अपने सामने रखी थी। वो माइकी से कहती है कि जब उसने देखा कि वो कौन है और वो क्या करने वाला था, वो कोई भी चीज़ पीछे नहीं छोड़ना चाहती थी। वो समझती है कि वो जो करने वाला था वो क्यों करने वाला था, इन सब के पीछे का ऑनर। माइकी केसी को कहता है कि ये सारी चीज़ें उसके दिल के बहुत करीब है और इन सब चीज़ों को उसके साथ वापस लाने के लिए वो उसे थैंक यू कहता है, और साथ में पूछता है कि क्या उसने अप्रैल को बताया कि वो क्या करने वाला था। केसी उससे कहती है, नहीं मैंने नहीं बताया। सच कहूँ तो पिछले कुछ साल काफ़ी ख़राब रहे हैं, पर तुम्हें देखते ही उनके आंखों में मुझे एक उम्मीद की रोशनी दिखी जो, वेल तुम समझ ही सकते हो। माइकी फिर से केसी को थैंक्स कहता है, पर केसी उससे कहती है कि वो मास्टर स्प्लिंटर के जनरल के बारे में बता के उसे थैंक्स कह सकता है। देखो मेरी जैपनीज उतनी अच्छी नहीं है, पर इतना तो मैं भी देख के बता सकती हूँ कि ये कुछ स्पेशल है। ये किसी हाथों लिखे जनरल की तरह है जिसमें ऑलमोस्ट हर एक फॉर्म के मार्शल आर्ट स्टाइल्स, उनके टेक्निक्स, फिर ज़रूरी लाइफ लेसन्स के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ लिखा है। तो क्या मैं गलत हूँ? माइकी उससे कहता है, नहीं तुम सही हो, और ये मेरा डैड का हुआ करता था। केसी फिर अचानक माइकी को रोकते हुए पूछती है कि वो इतने सालों तक कहाँ गायब हो गया था। माइकी उसे फिर सब कुछ बताना शुरू करता है। मेरे साथ वो सारी बुरी चीज़ें होने के बाद मेरे लिए सब कुछ सहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने लगा था, तो मैंने बस चलना शुरू किया पहाड़ों की तरफ। मैनहट्टन के गटरों से निकला एक बच्चा सीधा जंगल के बीच। शायद बुरा आइडिया था। मैंने तस्वीरों में बर्फीले पहाड़ तो देखे थे, पर खुद कभी कदम नहीं रखा था, और मैं तो हूँ भी एक टर्टल, ठंडे खून वाला। मेरा बचना नामुमकिन था और मैं ये बात मान चुका था, तो मैंने एक जगह ढूंढी जहाँ मैं शांति से दूसरी तरफ जा सकूँ, और मैं वहीं पे दिनों तक, शायद हफ्तों तक या फिर उससे भी ज़्यादा लंबे समय तक पड़ा रहा। पर मेरा ये म्यूटेंट शरीर मुझे मरने ही नहीं दे रहा था। फिर मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई देना शुरू हुई जो मुझे हमेशा कहती कि मेरी किस्मत अभी अधूरी है, कि मैं अभी यहाँ से नहीं जा सकता। धीरे धीरे मुझे ठंड भी लगना बंद हो गया, और उन पहाड़ों ने ही मुझे खाने के लिए, खाना और मन के लिए थोड़ी शांति दी। मेरे पास अब खुद के अंदर झांक के सारे जवाब ढूंढने के लिए काफ़ी सारा समय था। मैंने डैड की एक किताब पढ़ी, एक बार, दो बार, कई बार। शायद मैं उनमें किसी तरह का बैलेंस ढूंढ रहा था, किसी तरह का जवाब, ताकि मुझे थोड़ी शांति मिले। मैंने सालों अकेले बिताए बस यही सोच के कि शायद यही मेरी किस्मत है, शायद मुझे हमेशा से यही आना था। पर दुनिया ऐसे काम नहीं करती, और असली दुनिया ने फिर से मुझे ढूंढ लिया, और मैंने उन्हें ऑलमोस्ट मुझे मार देने दिया। मैंने उनका हर एक बार सहा, क्योंकि एक लंबे समय के बाद मुझे कम से कम कुछ तो महसूस हो रहा था। लेकिन फिर मैंने उनके चेहरे देखे। वो लोग हंस रहे थे, वो लोग किसी की जान लेने की कोशिश कर रहे थे बिना किसी वजह के, बस अपने मज़े के लिए, कोई ऑनर नहीं। और तब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। हमें बचपन से ही रिस्पेक्ट और ऑनर के साथ बड़ा किया गया था। हमारी फैमिली की इज्जत वापस लौटाने के लिए हमें जन्म से ट्रेन किया गया था। और तब मुझे समझ आया कि यही मेरी किस्मत है, जंग के मैदान में, अंत तक। डैड की किताब ही मेरे हर एक सवाल का जवाब था। मैंने उसमें लिखे हर एक तरह के मार्शल आर्ट फॉर्म को मास्टर किया, हर तरह की मुश्किलों में खुद को उनके हिसाब से ढालना सीखा। मैं अपने क्लैन का आखिरी वारिस था, बिना किसी मास्टर के, एक रोनिन। और यह अब मुझ पर था कि मैं अपनी फैमिली की इज्जत वापस लौटाऊँ। मेरी ट्रेनिंग पूरी हुई, लेकिन मुझे पता था कि मुझे तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक मैं अपनी किस्मत को पूरा नहीं कर लेता। और आखिरकार वक्त आ गया घर वापस लौटने का, आखिरी बचे ओरुको को ख़त्म करने का। माइकी की बात ख़त्म होते ही केसी उसे एक पेज दिखाती है जिस पे लिखा होता है नो पीस, और उससे पूछती है कि इसका क्या मतलब है। माइकी ये देखते ही केसी के हाथों से वो बुक ले लेता है और उससे कहता है कि इसका मतलब है कि अब भी उसका कुछ काम बाकी है। केसी ये सुन के उससे कहती है, बढ़िया, क्योंकि मेरा क्रू तुम्हारी मदद करेगा। ये सुनते ही माइकी का चेहरा उतर जाता है और वो केसी से कहता है, देखो
मुझे खुशी हुई कि तुमने मुझे ये ऑफ़र दिया, पर नहीं, मैं अपनी वजह से और किसी की भी मौत का ज़िम्मेदार नहीं बन सकता। वेल, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है कि मैं पूछ नहीं रही थी। तुम यहाँ खड़े भी नहीं होते अगर हम लोग ना रहते। देखो, हमारे लिए आगे बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं क्योंकि तुमने ऑलरेडी ये जंग शुरू कर दी है। तो अगर तुम्हें हिरोटो को मारने में हमारी मदद नहीं चाहिए तो लाइन में लगो, क्योंकि तुमसे पहले भी और कई लोग खड़े हैं। केसी की ये बातें सुन के माइकी हंसने लगता है। ये देख केसी उससे पूछती है कि इसमें हंसने वाली क्या बात है। जवाब में माइकी कहता है, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा तुम अपने डैड पे ज़्यादा गई हो या अपनी मॉम पे। वहाँ अप्रैल अपने कमरे में कबर्ड खोलती है जिसमें एक लॉकर रखा होता है। वो उस लॉकर का कॉम्बिनेशन लगाती है और उसके अंदर से एक रोबोट का सर निकालती है, एक ऐसे रोबोट का सर जो काफ़ी हद तक फूजीटॉइड या प्रोफेसर हनीकट जैसा दिख रहा था। और इसी के साथ ये सेकंड इशू यहीं पे ख़त्म होता है। तो अगर तुम ये वीडियो अभी तक यहाँ तक देख रहे हो, तो आई थिंक तुमने अभी तक नोटिस कर लिया होगा कि इस वीडियो में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। जैसे बहुत सारी जगहों पे मैंने वर्ड्स को मिसप्रोनाउंस किया है, फिर वॉइस चेंजेस में बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंसीज़ है, बैकग्राउंड नॉइज़ भी थोड़ा बहुत आ रहा होगा, मैं जितना हो सके हटाने की कोशिश करूँगा बट थोड़ा बहुत रह ही जाएगा। ख़ैर, जैसा मैं कह रहा था कि अगर तुमने अभी तक तुम्हें समझ ना आया हो तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरा नाक बंद है, गला ख़राब है, एक्चुअली बैठ गया है, ख़राब है क्या, गला बैठ गया है मेरा। तो मैं वॉइस मेंटेन नहीं कर पा रहा और इस वीडियो को मैंने टोटल 3 या 4 अलग-अलग सेशंस में रिकॉर्ड किया है, तो वॉइस चेंजेस में थोड़ी इनकंसिस्टेंसीज़ रहेगी एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। इसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, बट अगर तुम्हें वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना। और चलो, मैं मिलूँगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। अच्छा हाँ, मैं बताना भूल गया था कि अ, दिसंबर का महीना मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा टाइट होने वाला है क्योंकि अचानक मेरे कॉलेज वालों ने अनाउंस कर दिया कि भाई 10 तारीख से मेरे सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हैं, तो वीडियोज़ बहुत ज़्यादा इधर-उधर हो सकती है। अगर कोई बहुत इम्पोर्टेंट कोई अगर ट्रेलर वगैरह या फिर मूवीज़ वगैरह ड्रॉप नहीं होती तो शायद मैं अगले महीने कोई भी वीडियो ना बना पाऊँ। मैं ट्राई करूँगा, कॉमिक्स जितना हो सके मैं कवर करने की कोशिश करूँगा लास्ट रोड इन, बट शायद अगर मैं ना कर पाऊँ तो आई एम सॉरी फॉर दैट। और मैं, फ़िक्र मत करो, एग्ज़ाम्स खत्म होने के बाद मैं गारंटीड पूरा का पूरा कवर कर दूँगा एक ही बार में, ठीक है? और अगर बीच-बीच में मुझे टाइम मिलता है, तो भाई तो वीकली वाइज़ और 2 वीकली वाइज़ जो वीडियोज़ मेरे अपलोड होते हैं, वो तो होते ही रहेंगे। मैं निकलता हूँ, मैं मिलूँगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।